हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी प्रीलिम्स मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूटपाट एवं धन की प्राप्ति था। मुख्य उद्देश्य लूटपाट एवं धन की प्राप्ति था, तो धन की प्राप्ति राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत सुरीले आवाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। तो दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगारों का स्थान वहीं था जो स्थान उत्तर भारत में सामंतों का था। यह 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में क्षेत्रीय प्रशासकों एवं सैन्य नियंत्रकों का एक वर्ग था। तो क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था सबसे पहले। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ, उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद में कनौज का युद्ध, देन सरहिंद का युद्ध। तो कौन सा हो जाएगा? 2134, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का दीन इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। सो इसमें से 1582 कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त सभी के विषय में विवरण मिलता है। इसमें से सभी के विषय में विवरण मिलता है। इसी अभिलेख में हमें सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया। अशोक के प्रांतीय गवर्नर तुषास्प ने इसकी मरम्मत करवाई। रुद्रदामन के समय इसकी मरम्मत रुद्रदामन के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख ने करवाई। स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसकी मरम्मत करवाई थी। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना है। इसमें रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? तो इसमें से सारनाथ का रहा, बोधगया का भी रहा, कुशीनारा का भी रहा, लेकिन सांची को कभी नहीं, सांची से नहीं रहा। बोधगया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में उनका अंतिम समय बीता और सांची जो है, सांची में वो कभी नहीं गए थे। सांची का बौद्ध के जीवन के किसी भी घटना से संबंध नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित था? तो सुतकागेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित था। दास्क, राइट ऑप्शन डी होगा। दायमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। मांडा चिनाब नदी के किनारे, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी।
सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लेखन कला से परिचित थे तथा उनकी एक विशिष्ट लिपि थी। इसके अलावा हड़प्पा स्थल धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। तो इसमें से विकसित नगरीय व्यवस्था, लोहे एवं युद्धजनक हथियार की कमी, चित्रलेखीय लिपि, उन्नत जल प्रबंधन, मोर देन वन इसमें से हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। सॉरी, मोर देन वन तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है, तो ये सभी आधार हैं अंतर का, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान दीघा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। मजहरुल हक राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें बिहार के फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखास पिंड का संबंध पटना बिहार से है। इस स्थान को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा, डी होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल रहे, सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। इनहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, तो सुमेलित नहीं है चुनने वाला है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, उसके बाद में रॉलेट एक्ट लाया गया 19 मार्च 1919 को, रॉलेट अधिनियम 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 से शुरू हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ 2 दिसंबर 1919 को। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो सबसे अंत में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ 2 दिसंबर 1919 को, यही घटना सबसे अंत में हुई। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 रहा, के कार्यकाल में 1784 में बंगाल में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो नरमपंथी विचारधारा के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण उसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। सो राइट ऑप्शन डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1879 से 1922 के बीच आंध्र प्रदेश में हुए रामपाओं के विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली ने लागू किया। उसने 1799 में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नियम लागू किए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, लॉर्ड बेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली? तो बाल गंगाधर तिलक को 1882 में कोल्हापुर के महाराज के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार की निंदा करने के कारण 4 माह की सजा हुई थी। राइट ऑप्शन ए होगा, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने की थी। आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने। राइट ऑप्शन ई, मोर देन वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सो 1872 राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? तो राजा राममोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी की रचना की। उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में गैरकानूनी घोषित किया था। सो संवाद कौमुदी राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। राइट ऑप्शन डी होगा, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चित्तरंजन दास राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? तो ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों की जगह कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया गया था, जिसके कारण भारत में अकाल एवं भूखमरी बढ़ गई। नगरीय जनसंख्या लगभग स्थिर रही थी, जबकि भारतीय पूंजीपतियों एवं उद्योगों को हतोत्साहित किया गया ताकि भारत एक बाजार एवं कच्चे माल के उत्पादक के रूप में ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति करें। तो नगरीय ऑप्शन ए में दिया गया है, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई नहीं, नगरीय जनसंख्या तो लगभग स्थिर रही थी। हाँ, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ये तो सही है। भारत में लघु उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास तो नहीं हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये भी गलत है। औद्योगिकीकरण नहीं हुआ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ के इंडस्ट्री को जो भी छोटे मोटे थे उनको समाप्त किया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग का 12वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, 1919 का अमृतसर अधिवेशन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर 1942 से 46 तक अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया था। इसी दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा, अहमदनगर फोर्ट जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई? तो 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन आरंभ किया गया।
तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया। उन्होंने अपना अनशन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद समाप्त किया। सो राइट ऑप्शन सी होगा, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विषय पर मतभेद होने के कारण असफल रहा था। राइट ऑप्शन बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी ट्रेन डकैती कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी एवं रोशन सिंह के कारण याद किया जाता है। उनके द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन को लूट लिया गया था। तो उनमें शामिल थे रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव शामिल नहीं थे। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे। रंगनाथ सिंह माधोलकर, राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव, RN माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया? तो उदंतपुरी बिहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तो गोपाल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में 1909 में शुरू की गई सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ये संघीय सरकार की विशेषता है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, बिल्कुल। जो पावर का पार्टीशन डिवीजन हो जाता है, पावर शेयर्ड हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट का ये फीचर है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। आपातकालीन प्रावधान फेडरल गवर्नमेंट का फीचर नहीं है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। सो इसमें से 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो शामिल था वो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये शामिल था। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये भी शामिल था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ, ये शामिल था। दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, तो ये भी शामिल था। तो ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे। तो चुनना क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र, राइट ऑप्शन बी होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक के बाद जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 नए संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, जिससे भारत में 28 राज्य एवं 9 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक नया संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या 28 एवं संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा।
अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी चाइल्ड लेबर का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स दोनों ही हैं। तो इसमें से नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर कभी किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अतः मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 315 क्लॉज 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। सो राइट ऑप्शन इसमें से डी होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका मूल उद्देश्य जो है, असत्य कथन इसमें चुनना है, तो इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य जो है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना है। तो ये गलत है, डी गलत है, तो यही सही होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने संबंधी प्रावधान की चर्चा है, जो कि अत्यंतिक निलंबनकारी एवं पॉकेट वीटो की तरह है। अत्यंतिक निलंबनकारी एवं पॉकेट वीटो की तरह है। हालांकि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के व्याख्या एवं निषेध की प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तीनों वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर आते हैं? तो 8, राइट ऑप्शन बी होगा। राज्यसभा के संबंध में अनुच्छेद 80 क्लॉज 1 में उपबंध किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 6 है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के लिए लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए पहली बार 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किए।
1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। तभी से भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई है। अब 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है 5वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में वैसे कानूनों को रखा जाता है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन IR कोहेलो 2007 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो भी कानून 9वीं अनुसूची में है उसका जुडिशियल स्क्रूटिनी यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे उनका जुडिशियल स्क्रूटिनी किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सो 10वीं अनुसूची तो इसमें दिया नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से नहीं, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर 2/3 बहुमत नहीं, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। तो ये भी गलत होगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस विषय का विषय है? किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 7 के तहत वर्णित विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है हमारे पास F-32/9 = C/5। तो कह रहा है कि वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो x डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है जिस पे दोनों ही स्केल समान होंगे। तो F के जगह पर x रख देते हैं और C के जगह पर भी x रख देते हैं। तो x-32/9 = x/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें तो 9x = हो जाएगा 5x अब -5 में 32 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 15, 116, 160 आएगा। इधर जो आएगा 5x 9x में से घट करके 4x हो जाएगा। 4x = -160 हो जाएगा और तो 4 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में -40। तो वो टेम्परेचर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का जो है रीडिंग सेम रहेगा, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे समान रहेगा। तो इसमें से कोई भी नहीं दिया है। 40 डिग्री सेल्सियस तो दिया गया है लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है, यानी वेवलेंथ के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे हम लें विबजियोर, तो इसमें वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो
तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के लॉ पे काम करता है। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी फ्लूइड में, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, किसी भी फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, जितने अमाउंट से प्रेशर किसी एक पॉइंट पे इंक्रीज करते हैं, हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली उतना ही इंक्रीमेंट हो जाता है प्रेशर में। मतलब मान लीजिए कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इंक्रीज किया इस पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये है पास्कल का लॉ। और हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसका लेफ्ट वाला आर्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और राइट वाले आर्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। इस पे मान लीजिए कि हम ऊपर से पिस्टन को दबाते हैं नीचे की तरफ F1 फोर्स लगा करके, तो यहाँ पे हमने प्रेशर कितना एक्सर्ट किया, प्रेशर कितना चेंज किया, कितना बढ़ाया, F1/A1 हमने बढ़ा दिया, F1/A1। और तो पास्कल लॉ क्या कहता है, इस पॉइंट पे जब हम F1/A1 से प्रेशर इंक्रीज किए तो इतना ही प्रेशर यहाँ पे आकर के इंक्रीज हो गया होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे प्रेशर जो इंक्रीज हो गया होगा, कितना हो गया होगा, F2/A2। तो चूंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, इस कारण से ये लेफ्ट आर्म पे स्मॉल प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं, तो यानी स्मॉल फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं हम लेफ्ट आर्म में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट आर्म का ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्स बहुत ही लार्ज अमाउंट का हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा फोर्स राइट आर्म पे जा कर के ये बन जाता है। इस कारण से इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्रक, बस या फिर कार, ये उठ जाता है, इसको ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है। और सेम प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है। थोड़ा सा भी दबाएंगे एक पॉइंट पे, एक हल्का सा प्रेशर, हल्का सा फोर्स एक्सर्ट कर दीजिए, तो ब्रेक जहाँ पे लगने वाला है उस पॉइंट पे लार्ज फोर्स जा कर के लग जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तो ये पास्कल के लॉ पर है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जहाँ पे प्रेशर कम, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड करें, मतलब डुबो दें, तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बुयांसी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेज है, तो इनके बीच में या यदि लाइक चार्जेज हैं तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेज है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये कहता है कि कूलॉम का नियम कि जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन पे जो चार्जेज है उनके प्रोडक्ट के, Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r² के। तो इस तरीके से कूलॉम का नियम निकल करके आता है F = 4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये है कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है? तो लोहा का तो किया नहीं जाएगा, तांबा का भी नहीं किया जाएगा, एल्युमिनियम का भी नहीं किया जाएगा, लेकिन यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू जो वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होता है, उससे वाटर को बॉयल करवाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और उस स्टीम को टरबाइन के का हाई फोर्स के साथ, हाई स्पीड के साथ भेजा जाता है, और टरबाइन के रोटेट करने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई समान है? तो इसमें से यदि हम देखें तो बल और भार, भार क्या है? अर्थ के द्वारा एग्जर्ट किया गया फोर्स है, तो ये भार भी एक फोर्स ही है और बल तो बल है ही, तो दोनों का यूनिट सेम होगा, क्या होगा? न्यूटन। दोनों का यूनिट जो होगा वो न्यूटन होगा। तो इन दोनों का यूनिट जो है सेम होगा। बल और दाब,
बल का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन दाब का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल होता है, तो इसका यूनिट समान नहीं है। बल और गति तो इसका भी यूनिट तो समान नहीं है। तो यहाँ पे बल का न्यूटन होता है यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गति का मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये तो नहीं होगा, इक्वल नहीं है। बल और उत्क्षेप का मतलब उत्प्लावन यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी कह दीजिए, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो बल और उत्क्षेप, फोर्स ऑफ बॉयंसी भी एक फोर्स ही है, तो उसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, तो इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो ए और डी दोनों ही सही है, सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक जो है वो पारा है, राइट ऑप्शन बी होगा। काफ़ी सेंसिटिव होता है, हीट पा करके एक्सपेंड करने लगता है, सर्वोत्तम सुचालक यही होगा, पारा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाएंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, ये सभी आते हैं, सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये मान लीजिए कि ये वायु का बुलबुला है, जल में है, इसके चारों तरफ जल है, मतलब डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये रेयरर मीडियम है। तो कोई भी लाइट रे, जैसे मान लीजिए इसको सेंटर से मिलाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई भी लाइट रे यदि पास करे इधर जा रही है, तो यदि नहीं रहता तो सीधे चली जाती। अब चूंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, अब एक अवतल लेंस ले लीजिए, कनकेव लेंस ले लीजिए, इसमें ज़रा सा देख लीजिए, इसमें जो भी लाइट रे, मान लीजिए यहाँ से लाइट रे जा रही है, लाइट रे, तो ये किधर की ओर बेंड करता है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इस सरफेस पे आया है, इस सरफेस पे, तो इसका कहीं इधर सेंटर होगा, तो ये इसका नॉर्मल हो गया, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, ये क्या करता है, नॉर्मल से अवे बेंड करता है। तो अवतल लेंस भी लाइट रे को नॉर्मल से अवे बेंड करता है, और ये बुलबुला जो है पानी में, वायु का जो बुलबुला है, एयर बबल जो है वाटर में, ये भी नॉर्मल से अवे बेंड कर रहा है, तो एक ही जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो किसके जैसा, अवतल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट का फार्मूला जो होता है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट इंटू CaCO3, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम का अयस्क है, राइट ऑप्शन, ये मैग्नीशियम का अयस्क है, अभी राइट ऑप्शन पे नहीं आएंगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? ये कॉपर का एक मिनरल है, चाल्कोपाइराइट कॉपर का एक मिनरल है। इल्मेनाइट जो है ये टाइटेनियम का अयस्क है, इल्मेनाइट, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे उच्च होती है 7A के, बिल्कुल सही बात है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, तो ये गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस जो हैं उनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो वो है एस्पार्टेम, राइट ऑप्शन ए होगा। एस्पार्टेम सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है तथा ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों में प्रयुक्त होता है। सैकरीन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है तथा शरीर में अपरिवर्तन रूप में ही मूत्र के बाहर आ जाता है।
मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। फ्रक्टोज को फलों का शक्कर कहा जाता है। तो सबसे सुरक्षित और प्रचलित जो है एस्पार्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो भरपूर स्रोत पूछ रहा है, तो ऐसे तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B2, B3, B6, B9, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, ये सारी विटामिन के भी पाया जाता है। तो ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यदि भरपूर शब्द पे ज़्यादा हम ध्यान दें तो ऑप्शन ए सही होगा, और नहीं तो ये तो सभी पाए ही जाते हैं। तो ई भी ऑप्शन इसका हो सकता है, भरपूर को यदि नेगलेक्ट कर दें तो भरपूर का रहा है, इसलिए विटामिन ए होगा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के फलों का फैलाव होता है तो मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल का फल रेशेदार मेसोकार्प विकसित करता है जो फल को उछाल यानी बुआंसी प्रदान करता है और पानी के माध्यम से इसके फैलाव में मदद करता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा मेसोकार्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पोलियो विषाणु से होता है, रेबीज भी होता है, खसरा भी होता है, लेकिन क्षय रोग यानी टीबी जो है विषाणु से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है उस बैक्टीरिया का, उससे होता है, और ये लंग्स में इन्फेक्शन होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, तो ए का 4 हो जाएगा। इप्सम साल्ट यानी एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, तो बी का हो जाएगा 3। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा आया हुआ है, तो सोडा सोडियम से आया हुआ है, सोडा NaOH, तो NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो डी का 2 हो जाएगा। और एक होता है कास्टिक पोटास पोटेशियम से आता है, तो KOH को कास्टिक पोटास कहा जाता है। ऐसे याद करें, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा 1, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन डी होगा 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधों द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे अवशिष्ट उत्पादित होता है? वो श्वसन जो करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन, और जलवाष्प तो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर आते ही रहता है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो यौगिक कैसे बनता है? यौगिक यानी कंपाउंड कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो नया जो सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज के बाद, वो होता है कंपाउंड। तो उसको अधिक विभाजन किया जा सकता है। अणु मॉलिक्यूल भी एटम्स के मिलने से बनता है, तो इसको भी अधिक विभाजन किया जा सकता है। मिक्सचर भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के मिलने से बनता है, तो इसको भी फर्दर डिवीजन किया जा सकता है। तत्व जो है प्योर चीज़ है, प्योर एलिमेंट है ये, तो इसको और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो यदि कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और इसका जब उल्टा हो जाए यानी कोई भी जब गैस सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तब वृद्धि हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन STH पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है तथा बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो होगा पिट्यूटरी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जाता है।
कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो उत्पादक पेड़ पौधे शैवाल होते हैं। उत्पादक पेड़ पौधे शैवाल होते हैं। अपघटक कौन होते हैं? बैक्टीरिया व कवक होते हैं, तो ये सही है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हिरण है। प्राथमिक उपभोक्ता का क्या मतलब है? जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करती है, तो हिरण जो है पौधों पर निर्भर करती है, ये सही है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? सांप, भेड़िया, ये सब होता है द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता होता है बाघ, तेंदुआ और बाज। तो इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो पौधों में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक है जल, प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जल, प्रकाश हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी। इसके अलावा तो निम्नलिखित में से कौन से श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन यानी फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का नाम है। फाइलोक्विनोन कहिए या फिलोक्विनोन कहिए, विटामिन के, राइट ऑप्शन बी होगा। खून का थक्का जमाने में यह मदद करता है। विटामिन ई का क्या नाम है? विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरोल इसका नाम है। विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट नाम का मेटल पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो ऑक्सीजन तो वातावरण प्रदूषक नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ओजोन भी नहीं है। हालांकि ट्रोपोस्फेयर में है तो ये मानी जाती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ये प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो व्हीकल्स होते हैं उसके फ्यूल्स में कंबशन के बाद में ये निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन डी होगा। ये प्रदूषण जनरेट करती है और ये आँखों में इसमें पानी भी आने लगता है। रोड पे यदि ज़्यादा लंबे समय तक इसका एक्सपोजर हमारे आँखों पे पड़ता है तो आँख लाल हो जाता है और पानी भी गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी क्रांतियाँ शामिल होती हैं। सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, यहाँ का लिटरेसी रेट जो है 91.80% है, 91.80%। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली है। दादर एवं नागर हवेली का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है 76.2% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो कौन सा है? तो केरल है, वहाँ का साक्षरता 94% है। और न्यूनतम लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन सा है? बिहार है, यहाँ का साक्षरता दर 61.80% है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान हैं, ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंधित है। विंध्यन क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। विंध्य क्रम गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है। इसी क्रम की चट्टानों के खानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्यन की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से दर्रे या दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है।
चांगला, जोजिला, लुंगलाचाला, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। बनिहाल, पीरपंजाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो लद्दाख में कौन सी स्थित है? लद्दाख में जो है चांगला, जोजिला, लुंगलाचाला, खारदुंगला दर्रा, ये सारी चीज़ें लद्दाख में हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा लद्दाख में स्थित नहीं है, तो बनिहाल जो है लद्दाख में नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम है। तो इनमें से जो है बनिहाल नहीं है, यहाँ पे बनिहाल और पीरपंजाल तथा बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में है। बाकी काराकोरम हो गए, चांगला हो गया, जोजिला हो गया, ये सब लद्दाख में स्थित है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, ये सही है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, ये भी सही है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम है, ये भी सही है। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। 16 उत्तरी अक्षांश की रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, इन दोनों को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम है, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर के मिलते हैं। तो इसमें से सभी सही है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स थे। जैव विविधता हॉट स्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी उच्च प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता में है, तो ए का 2 हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, तो बी का 3 हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये देहरादून में है, तो सी का 4 हो जाएगा। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 राइट ऑप्शन डी होगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो कौन सा होगा? डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र आदि देशों की सीमा लाल सागर से लगती है, इथोपिया की नहीं लगती है। सऊदी अरब, जिबूती एंड इरिट्रिया की लगती है, इथोपिया की नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से प्रश्न आते रहते हैं, बीपीएससी पूछ चुकी है प्रश्न को। गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु के अंतर्गत आता है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडार नदियों का संगम है,
देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा तथा विष्णुगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तब पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्यास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। तो प्रथम स्थान कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान उड़ीसा है और तीसरा स्थान जो है बिहार का है। तो ऊपर से तीसरा स्थान, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो हीरे के संचित भंडार एवं उत्पादन में बोत्सवाना का विश्व में दूसरा स्थान है। हीरे का संचित भंडार सबसे अधिक रूस में है, उत्पादन में भी प्रथम स्थान रूस का ही है। वहीं हीरे के संचित भंडार में दक्षिण अफ्रीका का चौथा स्थान है। राइट ऑप्शन डी होगा, रूस, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो मोजाम्बिक एवं अगुलहास की जलधारा हिंद महासागरीय जलधाराएं हैं। मोजाम्बिक की धारा, अगुलहास की धारा, ये हिंद महासागर की धाराएं हैं दोनों। इसके बाद में अल नीनो एवं सुसीमा जलधाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो निम्न में से कौन सी जलधाराएं हिंद महासागरीय है? मोजाम्बिक एवं अगुलहास, ये तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन, ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टीटीकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो बोलीविया के पठार पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टीटीकाका, जिसकी ऊंचाई 3811 मीटर है, स्थित है। यह झील बोलीविया पठार पर स्थित है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बोलीविया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिले में है। इस अभ्यारण्य की खोज 1995 में सुदन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी। परमार नदी के ऊपरी भाग में 15 डॉल्फिन मछलियां पाई गई थी। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो विंध्यन समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें और ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें प्रायः नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी है। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है। तो कैमूर और रोहतास, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बॉक्साइट का भंडार बिहार के रोहतास जिले के बंजारी में मिलता है। रोहतास, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो 1911 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो तांबा उत्पादन में पेरू, चिली के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, रूस एवं मैक्सिको को तांबा उत्पादन में क्रमशः तीसरा, चौथा एवं पांचवा स्थान प्राप्त है। तो निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? पेरू है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। तो पहले 2004-05 था आधार वर्ष, 1 जनवरी 2015 को चेंज करके 2011-12 कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब था, समय कब था? 1985 से 1990 था, और इसी के बीच में 1985-86 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गॉडगिल, राइट ऑप्शन डी होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से 1974 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही का चयन कीजिए। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित, ये भी सही है।
केलकर समिति करों में वृद्धि से संबंधित थी, ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए गठित की गई थी, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्न में से सही का चयन करें तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सभी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्रसे द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार गरीबी का कारण गरीब है। इनका मानना था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नक्रसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, ये सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1982 में, ये भी सही है। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, बिल्कुल छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी, ये सही है। वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करती है, ये भी सही है। 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। सो इसमें से सभी सही है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? 2006-07 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण एक उद्देश्य है। जो नीडी पर्सन है, जिनके लिए एफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर खाद्यान्नों का पहुँचाना खाद्य प्रबंधन का ही उदाहरण है। खाद्यान्नों की खरीद ये भी है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी है। खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। सो राइट ऑप्शन जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो रोहतास अग्रणी स्थान रखता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है? गंगा नदी का तो पटना जिले में सबसे ज़्यादा लंबा फैलाव है। कुल लंबाई पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की कुल लंबाई है, उसमें से 99 किलोमीटर पटना जिले में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है मधेपुरा है। वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 31.12%। राइट ऑप्शन बी होगा, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है जो प्रसिद्ध कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8406 है। 8406 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो यदि देखा जाए तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल्स हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में से पटना में 6 जिला है, तिरहुत में 6 जिला है, इसके अलावा मुंगेर में 6 जिला है, सारण में 3 जिला है, दरभंगा में भी 3 जिला, पूर्णिया में 3 जिला, कोसी में 3 जिला, मगध में 5 जिला, भागलपुर में 2 जिला है। तो इनमें से सबसे कम जो जिला है भागलपुर में है, 2 जिला है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कुल 9 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री सहित 9 सदस्य होते हैं। तो बाकी के जो हो गए, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा 8 सदस्य होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। वर्ष 1912 में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। सो राइट ऑप्शन बी होगा, 1912।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र सर्चलाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। मुरली मनोहर प्रसाद, राइट ऑप्शन ए होगा। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू किया गया था। 1930 के बाद यह दैनिक रूप से छपने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंक कर मारने का प्रयास किया गया, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था इस घटना को। सो राइट ऑप्शन बी होगा 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इस संघ के सचिव NG रंगा थे। राइट ऑप्शन सी होगा सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में पृथक किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग प्रांत बनाया गया तथा वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल किराएदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्वीकारा गया? तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में किसान अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था, जिसका मूल 1793 के स्थायी बंदोबस्त में निहित था। इस अधिनियम में जमींदारों को पूर्ण अधिकार दिया गया और किराएदारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो पटना में खोला गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो वो बनी हैं सविता महतो। सविता महतो, राइट ऑप्शन सी होगा। सविता महतो सारण जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन हैं? तो वो हैं आर वेंकटमणि। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। शुभ्रकांत पांडा, राइट ऑप्शन डी होगा। अरुण चावला क्या है? महानिदेशक हैं फीकी के। सुमन सिन्हा क्या है? अध्यक्ष हैं एसोचैम के। आर दिनेश क्या है? अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के, CII के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है। तो कितना है? 135वां। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 3% था। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सकल राजकोषीय घाटा के अनुपात को स्वीकार सीमा के अंदर रखने में सफल रहा है। बिहार के लिए यह अनुपात 2018-19 में 2.7%, 2019-20 में 2.4%, वहीं महामारी के कारण राजकीय वित्त व्यवस्था के कमजोर होने के चलते 2020-21 में यह अनुपात 4.8% था। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में इसमें सुधार होता और घटकर 3% रह जाता दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 1 उप कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? तो बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर था। 50.77 लाख हेक्टेयर। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो वर्ष 2019-20 में बक्सर और भोजपुर जिलों में नीमल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था। सकल शस्य क्षेत्र में नीमल बुआई क्षेत्र से भाग देकर निकाली जाने वाली फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में थी 1.91 और सबसे कम गया में थी 1.04। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है? तो 53% है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53% है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो पीएम गति शक्ति ये शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य ये भी शामिल है, निवेश का वित्त पोषण ये भी शामिल है। तो ये चारों शामिल है। 1 2 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 6400 करोड़ राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में 75 स्क्वायर किलोमीटर एवं वृक्षावरण में 338 यानी 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 75 एवं 338 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 7204 मिलियन टन राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। वार्षिक वृद्धि, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। 39.7 मिलियन टन। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है? 39.7 मिलियन टन। राइट ऑप्शन 39.7 मिलियन टन राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ चट्टान, इसका विस्तार गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्रों तक है। टर्शियरी चट्टान, इसका विस्तार पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों तथा सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों तक है। और तीसरा है विंध्यन चट्टान, इसका विस्तार मुख्यतः कैमूर तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो इन सबों में सबसे नवीन जो है कौन सा है? बिहार का मैदान है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो 1964 में रूस के सहयोग से, सोवियत यूनियन के सहयोग से बनाया गया था। सोवियत रूस राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। सोनपुर में आयोजित होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो बिहार के दक्षिणी भागों में आहर तथा पैन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु 3 ओर से बनाई गई संरचना आहर कहलाती है। तो आहर और पैन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सेट 5 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।